किसको किसको लगता है वो ईविल है भाई, हाथ खड़ा करो। वेल मुझे ये वीडियो बनाना नहीं था, बट मैंने माकियावेली से रिलेटेड एक कम्युनिटी पोस्ट डाली थी जिसके ऊपर कुछ ऐसा कमेंट और कुछ ऐसा कमेंट भी आया, तो आई थॉट आई डोंट नो, मतलब कुछ डिफरेंट बनाना चाहिए, एक अलग पर्सपेक्टिव का वीडियो बनाना चाहिए। बहरहाल हम दोनों यहाँ, तुम स्क्रीन के उस तरफ, मैं स्क्रीन के इस तरफ बैठे हैं, हम एक दूसरे को घूर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों ने सोचा कि चलो ऐसे कमेंट करते हैं इन वीडियोस के ऊपर। एनीवेज, लेट्स गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट। ये वीडियो ना प्रैक्टिकल वीडियो होने वाला है और एक डार्क वीडियो भी होने वाला है, तो एक्चुअली व्यूअर डिस्क्रिशन इज़ एडवाइज्ड। लोगों को लगता है कि अगर वो बोलेंगे कि मैं ईविल हूँ या मैं मैनिपुलेटिव हूँ तो मैं इंटेलिजेंट दिखूँगा, मैं विटी दिखूँगा, मैं थोड़ा हट के लगूँगा, मैं पावरफुल लगूँगा। और ऑनलाइन सोर्सेज ने ना इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा इक्वेट कर दिया है बाय गेटिंग मोर वेमेन, कि भाई इफ़ यू हैव दीज टेंडेंसीज तो आप और ज़्यादा औरतें, लड़कियां अट्रैक्ट कर सकते हैं, यू कैन गेट लेड ईजिली, यू कैन बिकम द मेगा अल्ट्रा गीगा सिग्मा चैट बन सकते हो। बट दिस इज़ नो जोक माई फ्रेंड। मजाक से हट के जो चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो साइकोलॉजिकली और फिलोसफिकली बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड इन रियलिटी है। ऐसे केसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, ऐसी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि रिलेटेड टू साइकोलॉजी ऑफ सीरियल किलर्स भी है। बिल्कुल हाँ, ये चीज़ें जो लोग हवा में क्लेम कर देते हैं कि भाई हम तो ईविल हैं, ये ब्रूटल रेस, टेररिस्ट और कुछ केसेस में रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट की मेंटालिटी को भी दर्शाता है। सो आई विल रिपीट अगेन, डू नॉट टेक दिस लाइटली। इस वीडियो को ना एक असेसमेंट की तरह लो। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल नो इफ़ यू आर एक्चुअली ईविल। वेल आई एम नो साइकोलॉजिस्ट, मैं ये बता नहीं सकता, एक साइकोलॉजिस्ट ये चीज़ करवा सकता है आपका, बट हम लोग एक एब्स्ट्रैक्ट असेसमेंट लेंगे कि एक्चुअली में ईविलनेस होता क्या है, बदमाशी होती क्या है। वेल बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि हम तो भाई ये अल्ट्रा प्रो मैक्स चैट्स नहीं हैं, बट समवेयर डाउन द लाइन यू कुड एक्चुअली बी देम। हु नोस, आई मीन हु नोस, बट टेस्ट करना है खुद को, तो चलो भैया लग जाते हैं वीडियो में। उससे पहले भाई एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लॉन्च होने वाली है 2025 में, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। एक गूगल फॉर्म लिंक है, आप उसको भरें, हमारी बहुत मदद होगी। उस चीज़ को फाइन ट्यून करने में एक कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है जो कि मैं कंज्यूम करता हूँ पीक प्रोडक्टिविटी पे रहने के लिए। सो जाओ वो गूगल फॉर्म भरो। लास्ट डे, दिस इज़ द लास्ट डे ऑफ 2024। लेट्स सी इफ़ वी कैन हिट 100K 2024 के अंदर ही। तो जाओ भाई, शेयर करो। लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी से केस के बारे में बात करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग केस है जिससे आपको एक नैरेटिव सेट करने में आसानी होगी। एक अमेरिकन किलर था जिसका नाम था टेड बंडी, और ये किलर कुछ अलग ही तरीके का किलर था। सिंपल लाइफ स्टार्टिंग में जी, बहुत इजी गोइंग लाइफ थी, बहुत सिंपल लाइफ थी, बट अचानक से केसेस आने शुरू होते हैं कि एक बंदा है वो औरतों को मार रहा है, मर्डर हो रहे हैं। पहले तो सस्पेक्ट ये हुआ कि सिर्फ मर्डर हो रहा है, बट बाद में ये सस्पेक्ट भी हुआ कि भाई रेप्स भी हो रहे हैं, और ये आदमी औरतों के साथ गलत काम करता था, उनका रेप करता था, एंड देन ही यूज्ड टू मर्डर देम। और ये केस चलता रहा, और ये केस तब हो रहा था जब टेड बंडी अमेरिकन क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ था, एंटी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ था। सीबीआई FBI लेवल की चीज़ें, फॉरेंसिक लेवल की चीज़ें, उसके अंदर काम करते हुए वो ये बंदा खुद से ये चीज़ें कर रहा था, तो कौन शक करेगा, है ना भाई। ये तो ब्रेकिंग बैड के वॉल्टर भैया वाली बात हो गई कि भाई हैंक कभी शक कर ही नहीं पाए कि वॉल्टर वाइट ही सबसे बड़ा कांड कर रहे हैं। बहरहाल इससे पहले हम और स्पॉयलर्स दें आगे बढ़ते हुए, तो वो ही यूज टू किल हिज विक्टिम्स। उनको गाड़ी में बुलाता था, ऐसे दिखाता था हार्ट में चोट लगी हुई है, बुलाता था, उनके साथ गलत काम करता था, फिर मार देता था। बहुत केसेस में इस इंसान के अंदर नेक्रोफीलिया के ट्रेसेस भी बहुत हैवी मात्रा में पाए गए। नेक्रोफीलिया क्या होता है? द सेक्सुअल अट्रैक्शन टुवर्ड्स कॉर्प्सेस, मतलब लाशों के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करना है, सेक्सुअल इंटरेक्शन रखना। अपने विक्टिम्स को मारता था जंगलों में, और जंगलों में हट्स में छुपा देता था, और उसके बाद जाके उनके साथ, लाश के साथ पता नहीं कितने दिन तक सेक्सुअल इंटरेक्शन करता था, जब तक वो लाश में कीड़े ना लग जाएं, करता रहता था वो। तो भाई ये तो कुछ ज़्यादा ही डार्क हो गया। इस तरीके के लोग भी एग्जिस्ट करते हैं। पता नहीं कितने लोगों को, कितनी औरतों को इस बंदे ने मारा, उनके साथ गलत काम किया। अब इस केस से सवाल उठता है कि टेड बंडी क्या साइकोपैथ था या सोशियोपैथ था, या दोनों के बीच की कोई चीज़ थी। अब यहाँ पे हमें डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे हमें बढ़ने से पहले
इस चीज़ के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। एक सोशियोपैथ वो इंसान होता है जिसका बिहेवियर बहुत वॉलेटाइल होता है, वो सोसाइटल नॉर्म्स को एक्सेप्ट नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा जल्दी भावुक हो जाएगा, बहुत क्रोध में आके बहुत अजीब अजीब चीज़ें कर देगा। दैट इज़ अ सोशियोपैथ। साइकोपैथ ये सब काम करेगा बट इन अ वेरी कैलकुलेटेड एंड मैनिपुलेटिव मैनर। चूंकि टेड बंडी भी एंटी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता था, गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के अंडर ही बैठ के उसने ये सब कांड करे, उसको पता था क्या क्या लूप होल्स हैं, कैसे वो बहुत सारे पासपोर्ट रखता था, बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स रखता था, बहुत सारी आइडेंटिफिकेशन कार्ड रखता था जिससे कोई उसको ट्रेस ना कर पाए, गाड़ियाँ चेंज करता रहता था। बट एंड में उसकी एक गाड़ी फोक्सवैगन की कोई छोटी सी गाड़ी थी, आई डोंट नो व्हाट, शायद बीटल थी, उसी में उसने कांड किया, उसी में वो पकड़ा गया। तो ये लोग मैनिपुलेटिव होते हैं और इनको पकड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ऐसी चीज़ों को रिकॉग्नाइज करने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं कि कौन साइकोपैथ है, कौन सोशियोपैथ है। और ये सब चीज़ें ना अचानक से नहीं आती कि भाई अचानक से इंसान एक दिन साइकोपैथ या सोशियोपैथ बन गया। जब तक तुम्हारे सर पे किसी ने गजनी वाली रॉड ना फेंक दी हो तब तक ऐसा नहीं होता। ये अनकॉन्शियस चाइल्डहुड ट्रॉमाज होते हैं या ऐसी कोई इंस्टेंसेस होते हैं जो बचपन में उस इंसान के साथ हुए और वो अभी तक उस इंसान के अनकॉन्शियस में बैठे हुए। फ्रॉइड वाले लेक्चर में पढ़ा था ना, है ना, सब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और तुम्हारा कॉन्शियस। तो वही वाली चीज़ यहाँ पे होती है और वो कभी ना कभी उभर के आती है। ये वैरी करता है। हम हर किसी में कोई ना कोई ऐसा ट्रॉमेटिक इवेंट होता है बचपन का, और स्पेसिफिकली इंडिया में लड़कियों के साथ भी ऐसे बहुत ट्रॉमेटिक इवेंट्स होते हैं बचपन में। मैं 90% लड़कियों के साथ कभी ना कभी ऐसा कोई केस हुआ ही होता है। ऐसा तो नहीं हर कोई साइकोपैथ बन जा रहा है, सोशियोपैथ बन जा रहा है। हर किसी के सप्रेशन के लेवल्स अलग होते हैं। कोई उसको बेहतर तरीके से सप्रेस कर पाता है, कोई उसको सप्रेस ही नहीं कर पाता और ऐसा बन जाता है। तो ये केस टेड बंडी वाला एक बहुत एक्सट्रीम केस है। सारे केसेस ऐसे नहीं होते बट दिस इज एन एक्सट्रीम केस कि एक सोशियोपैथ या साइकोपैथ किस तरीके से ऑपरेट करता है ऑन अ डेली बेसिस। भाई ये तो बहुत ज़्यादा डार्क हो गया। हमारा मोटिव इस वीडियो का बहुत ज़्यादा ग्राफिक या डार्कनेस की तरफ जाना नहीं है, बट आई वॉन्ट टू इलेबोरेट द अदर साइड ऑफ ह्यूमन नेचर। हमारे सोसाइटी, रिलीजन्स, कल्चर ह्यूमन साइकी को इतना ज़्यादा ग्लोरीफाई कर देते हैं कि हम लोग इतने अच्छे हैं, इतना सब कुछ अच्छा है, सब कुछ गुडी गुडी चल रहा है, रेनबोज एंड सनशाइन। बट देर इज़ अ फ्लिप साइड टू द कॉइन। सिक्का मोड़ो कुछ और ही कहानी चल रही है। और ये सारे लोग ना डार्कर साइड को फियर करते हैं। देखते नहीं हो, सारे रिलीजन्स हो गए, कल्चर्स हो गए, सब कुछ अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं। अपने एटलीस्ट अपने बारे में तो सब कुछ अच्छा ही दिखाते हैं कि सब कुछ अच्छा है। बट माई फ्रेंड, वर्ल्ड डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट ईविल, और वो ईविल चीज़ें होना ज़रूरी है। ऐसे भी लोग हैं जो ऐसी गलत आइडियोलॉजीज कैरी करते हैं। ओ भाई कहाँ थे? द वर्ल्ड इज़ वेरी ईविल। बहुत गलत तरीके के देर आर ईविल पीपल आउट देयर, एग्जिस्ट करते हैं, हर जगह एग्जिस्ट करते हैं। और तुम अच्छी बातें करके सिर्फ उनके एग्जिस्टेंस को इरेडिकेट नहीं कर सकते हो। लेकिन हम ऐसे हवा में नहीं बोल सकते दिस इज़ ईविल, ये ईविल है, वो ईविल है। एक सिस्टम होना चाहिए ईविल को समझने के लिए, एक पर्टिकुलर मेथडोलॉजी होनी चाहिए ईविल को डिफाइन करने के लिए। टॉकिंग अबाउट ईविल एंड निकोलो माकियावेली के बारे में बात ना हो, हम माकियावेली बोलेंगे, माकियावेली ज़रा इटालियन हो जाता है और वो बहुत अजीब वियर्ड साउंड करता है, आदत नहीं है। माकियावेली के बारे में बात हुई नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, यू गॉट टू बी किडिंग मी। अंग्रेजी वाला माकियावेली को बहुत फेमस किया, ये भाई बहुत ईविल है, वन ऑफ द मोस्ट ईविल, वन ऑफ द छोड़ो द मोस्ट ईविल फिलोसोफर्स ऑफ ऑल टाइम, डिप्लोमेट ऑफ ऑल टाइम। बट क्या वो असल में ईविल थे? एक ऐसा फिलोसोफर जो ये कहता है पॉलिटिकल लीडर को विलन बन जाओ, मारना काटना शुरू कर दो, एक फुल ऑपरेस्ड टाइप ऑफ डिक्टेटर गवर्नमेंट ले आओ और गलत काम करो लोगों के साथ, क्या वो उसको ईविल बनाता है? अब भाई कुछ लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल ईविल है, लेकिन इटालियन रेनेसां पीरियड के हिसाब से देखा जाए तो भाई वो बिल्कुल जायज़ था। उस वक्त सारी कंट्रीज ऐसे कर रही थी, सब एक दूसरे के ऊपर कब्जा करना चाहते थे, और अगर आप हाथ जोड़ के बैठ जाएंगे तो आपको कैप्चर कर लिया जाएगा, मार लिया जाएगा। उस चक्कर में निकोलो माकियावेली को ये सब चीज़ें बोलनी पड़ गई। भाई ये सब पढ़ोगे तो माकियावेली टेड बंडी के सामने बहुत इनोसेंट लगेगा। ऐसी क्या चीज़ है जो एक ईविल इंसान को नॉर्मल इंसान से अलग बनाती है? वॉट इज़ द डिग्री ऑफ ईविलनेस? अगर मैं कहूँ ये ईविल है, कोई मापने का मैप होना चाहिए, कोई क्वांटिटी होनी चाहिए, कोई मेजरमेंट सिस्टम होना चाहिए। हम कैसे कह सकते हैं कि दिस पर्सन इज ट्रूली ईविल? क्या वो अपने आप को बचाने के लिए वो ईविलनेस कर रहा था? क्या वो अपने पागलपन को छुपाने के लिए वो ईविलनेस कर रहा था? और वो किस हद तक ईविल है? हम कैसे ये बता सकते हैं कि हमारे कॉलेज या स्कूल में जो बुली है, जो लड़का या लड़की जो सबको बुली करता है, वो टेड बंडी से अलग कैसे नहीं है?
क्या पता वो भी उसी रास्ते पे चला जाए, हो सकता है कि नहीं। तो उसकी इविलनेस को कैसे डिफाइन करोगे? अब इन चीज़ों का जवाब देने के लिए यहाँ पे एक साइकोलॉजिस्ट आए जिनका नाम था रिचर्ड क्रिस्टी। उन्होंने अपना साइंटिफिक वर्क किया और वो हमेशा से अचंभित रहते थे कि ईविल लोगों को ईविल बनाया कैसे जाता है, वो ईविल बन कैसे जाते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या थॉट प्रोसेस जाता है कि जिससे लोग खुद भी मैनिपुलेट हो, दूसरों को भी मैनिपुलेट करें। और पर्टिकुलरली इनकी स्टडीज़ जो थी रिलीजियस आइडियोलॉजीज से रिलेटेड थी या पॉलिटिकल एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी से रिलेटेड थी कि जो एक्सट्रीमिस्ट पे लोग होते हैं वो क्या सोचते हैं, किस तरीके से सोचते हैं। इन्होंने अपने स्कूल टाइम में माकियावेली को पढ़ा और इन्होंने देखा कि बहुत लिटरेचर है ऑन द पीपल हु फॉलो ऑर्गेनाइजेशंस एंड मूवमेंट। मतलब लेट्स से एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन को, रिलीजन है, उसको फॉलो करने वाले लोग बहुत हैं, उसके बारे में, उनके बारे में बहुत लिटरेचर है, लोग ऐसे हैं, लोग इस तरीके से है, कलेक्टिव लेवल पे बहुत लिटरेचर है। बट उन ऑर्गेनाइजेशंस को लीड करने वाले जो लीडर्स होते हैं उनके ऊपर बहुत ही कम टिप्पणी दी हुई है। यहाँ से इनका दिमाग बजना शुरू हुआ कि भाई ऐसी क्या चीज़ हो सकती है जो इन लीडर्स को इतना इनसेंसिटिव बनाती है टुवर्ड्स सोसाइटल रूल्स एंड मॉरल रूल्स कि ये इस हद तक गिर जाते हैं। रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म इस हद तक गिर जाता है कि वो मॉरल स्टैंडर्ड्स को ही गिरा देते हैं। कैसे एक बुरा, एक बदमाश, एक इविल लीडर अपने क्राउड के पीछे छुप के उसको एज अ शील्ड यूज करके कांड करता रहता है। और इसी से एक कॉन्सेप्ट आया जिसका नाम था माकियावेलियनिज्म। तो माकियावेलियनिज्म जो है ना, एक डार्क कॉन्सेप्ट है, ये भी एक डार्क कॉन्सेप्ट है और ऑब्वियसली ये माकियावेली के नाम पे पड़ा है। माकियावेली, जो कि हमने अल्टीमेट लेक्चर में पढ़ा, वो एक प्रोपोगेटर थे ऑफ अटेनिंग पावर एंड कीपिंग इट, राइट। उनका ये कहना नहीं था कि जिम जाओ, एब्स निकाल ली तो बस वापस आ जाओ। नहीं, अगर एब्स निकाल ली तो उसको मेंटेन कैसे करके रखना है वो ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा ट्रेनर नहीं दिखता ना तुम्हें जो भी बताएगा एब्स मेंटेन कैसे करना है। एब्स निकालना सिखा देंगे, मेंटेन आपको कैसे करना है किसी ने नहीं बताया। तो माकियावेली का वो काम था, पावर में आओ भी और पावर को कैसे आपको अपने हाथ में, अपनी मुट्ठी में रखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी जो टीचिंग्स थी वो एक रूल बुक की तरह थी, पर्टिकुलरली हाउ टू नॉट लूज पावर एज अ पॉलिटिकल लीडर। ताकत नहीं खोनी है, सत्ता में आ गए लेकिन ताकत नहीं खोलनी है। बट विद द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, शेक्सपियरियन एरा से लेके पूरा लिटरेरी कल्चर और एरा से लेके अपने मॉडर्न एरा तक, ब्रेकिंग बैड, शिट यार मैं मिस्टर वाइट से कुछ ज़्यादा ही प्रभावित हो गया हूँ। जो कॉन्सेप्ट था माकियावेलियनिज्म का वो अपने आप इवॉल्व हुआ और इवॉल्व होके आज एक बैड कैरेक्टर को माकियावेली बोला जाता है, या एक बैड कैरेक्टर के पर्सनैलिटी ट्रेड्स को माकियावेलियनिज्म बोला जाता है। एक बदमाश, इविल, मैनिपुलेटिव इंसान जो कुछ भी कर सकता है टेबल्स को अपने तरफ मोड़ने के लिए, अपने तरफ वो ताकत मोड़ना चाहता है। तो तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे आसपास भी ऐसे लोग हैं जो मैनिपुलेटर हैं, जिनके अंदर मैकियावेलियन ट्रेड्स हैं और वो अपने ट्रेड्स इस खूबसूरती से छुपाते हैं कि कोई उनको ढूंढ नहीं सकता, कोई उनको समझ नहीं सकता। इस वजह से हम लोग 10 मैकियावेलियन ट्रेड्स के थ्रू जाएंगे जिससे तुम किसी भी मैकियावेली वाले कैरेक्टर को झपट्टा मार के पकड़ सकते हो, समझ सकते हो। तो यहाँ पे है 10 रूल्स ऑफ ए मैकियावेलियन या 10 कैरेक्टरिस्टिक ट्रेड्स ऑफ ए मैकियावेलियन। यहाँ पे मैं नोट से पढ़ता चलूंगा। सबसे पहला होता है रूथलेस मैनिपुलेशन, अपने गोल्स को सेटिस्फाई करने के लिए दूसरों को मैनिपुलेट करना, झूठ बोलना, फरेब करना, लाइज, डिसीट, ऐसी मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स जिससे सामने वाले को समझ में ही ना आए और आपने उन चीज़ों को एक हथियार की तरह यूज़ कर लिया जिससे आप दूसरे लोगों को कंट्रोल कर पाओ। नंबर 2 इज़ डिसेप्टिव फसाड्स, विच इज़ अपनी शक्ल पे एक खूबसूरत चार्म वाला मास्क पहन के चलना कि भाई हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो सबका भला चाहते हैं, और अंदर में एक बदमाशी वाला इंटेंट, एक बदमाश, अपने आप को ट्रस्टवर्दी दिखाना, लेकिन जब तुम उसके अंदर घुसोगे तो तुम्हारे काट के वो आगे बढ़ जाएगा। ट्रेड नंबर 2। ट्रेड नंबर 3 इज लैक ऑफ एम्पैथी। ऑब्वियसली इन लोगों को दूसरों की सफरिंग से कोई मदद, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है उनके साथ, उनको सफरिंग हो रही है नहीं हो रही है। और अगर ये किसी को हार्म भी पहुंचाते हैं, हानि भी पहुंचाते हैं, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हाँ ठीक है भाई हो गया, मेरे पर्सनल इंटरेस्ट तो जस्टिफाई हो रहे हैं, उनको जो भी हो गया। चौथा है इनका प्रेडेटोरी बिहेवियर, मतलब ये हर एक रिलेशनशिप को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। ये रिलेशनशिप अपॉर्चुनिटी एक्सप्लॉइट करो, ये वीक है, ये कमज़ोर है, इसको एक्सप्लॉइट करो, इसको मैनिपुलेट करना आसान है। तो ऐसे लोग वीक लोगों को जल्दी पकड़ते हैं और उनसे अपने काम कराते हैं, उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। ऐसी स्टोरी टेलिंग करेगी कि वो भी सुनेगा, हाँ भाई ठीक है भाई कोई बात नहीं, आप हमारे मालिक बन जाओ। बोलेगा मैं यही तो चाहता था, मैं तुम्हारा मालिक बनना चाहता था, ठीक है। 5वां स्ट्रैटेजिक बिट्रेयल, ये बैक स्टैबिंग करते हैं विदाउट हेजिटेशन। इनको 2 मिनट नहीं लगते सोचने में कि भाई मेरे को खंजर घोपना है इसके पीछे, और ये बहुत मैनिपुलेशन और बहुत सोच समझ के कदम उठाते हैं। ये कैलकुलेट करते हैं, ये जानबूझ के झगड़े करेंगे
तुम्हें लगेगा कि भाई ये आउट ऑफ इमोशन झगड़ा करना चाह रहा है, कलेशबाजी करना चाह रहा है, बट नहीं, इसने पहले से ये चीज़ कैलकुलेट कर रखी थी। इसके दिमाग में पहले से था कि मुझे इस तरीके से इस कलेश को लेके जाना है जिससे ये यहाँ 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 ट्रिगर हो और मेरा काम बन जाए। छठे पे आता है वेपनाइजिंग फियर। ये फियर को ही एक वेपन की तरह इस्तेमाल करते हैं। ये क्या करते हैं, डर डालते हैं, ताकत लाने के लिए तुम्हारे अंदर डर डालते हैं जिससे तुम चुप हो जाओ। इनको क्या लगता है कि फियर, डर की वजह से एक कंट्रोल आएगा, तुम सामने वाले को सबमिट करा पाओगे, अपने सामने झुकवा पाओगे। और इनको लगता है कि प्यार से ज़्यादा, कंपैशन से ज़्यादा फियर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, जो कि माकियावेली ने खुद कहा कि लोग तुम्हें प्यार करें वो ठीक है, लेकिन फियर करें वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्यार करें ना करें वो भी हटाओ, फियर होना ज़्यादा ज़रूरी है। सातवें पे आते हैं कंट्रोलिंग माइंड्स। ये माइंड कंट्रोलर्स होते हैं, सामने वाले की रियलिटी को इस तरह से मोल्ड कर लेंगे जिस तरीके से वो चाह रहे हैं। तुम्हें लगेगा यू आर इन कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, बट किसी माकियावेली टाइप माइंडसेट वाले इंसान ने तुम्हें पहले से ही कंट्रोल कर रखा है। ये ट्रुथ्स को, सत्य को घुमाते हैं, और सत्य को इस तरीके से घुमाते हैं कि तुम उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाओ, उस इंसान पे डिपेंडेंट हो जाओ। ये बहुत बार ना रिलेशनशिप्स में होता है। अगर माकियावेली टाइप कैरेक्टर तुम्हें मिल गया ना, तुम उसके प्यार में अंधे रहोगे, तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये तो गलत हो ही नहीं सकता, लेकिन अंदर ही अंदर वो इंसान तुम्हें खोखला कर रहा है, अंदर ही अंदर वो इंसान तुम्हें खा रहा है। इनको 8वें नंबर पे आता है ऑब्सेशन विद पावर। इनको पावर से, ताकत से बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है। इनका पावर गोल नहीं है, सिर्फ गोल नहीं है पावर अचीव कर ली, इनको ऑब्सेशन है। ये दिन रात सोचते हैं पावर अटेन करने के चक्कर में। और अगर कोई ऑपोजिशन इनके आता है एट अ माइक्रो लेवल, छोटे लेवल पे हो सकता है वो इंसान हो, एक ग्रुप में 2 लीडर्स हो, बड़े लेवल पे हो सकता है पॉलिटिकल पार्टी, जो तुम्हारे ऑपोजिशन में है तुम उसको कुचलने की पूरी कोशिश करोगे, उनके लिए फॉल्स नैरेटिव सेट करोगे, उनके लिए गंदगी करोगे, उनके लिए उल्टा सीधा बकोगे, कुछ भी बोलोगे जिससे तुम अपनी पावर को ऑब्सेस कर पाओ, जिससे तुम अपनी पावर पे कंट्रोल हमेशा रख पाओ। फिर आता है जीरो मोरालिटी। इनके एथिकल कोड ऑफ कॉन्डक्ट कुछ नहीं होता, मोरालिटी जीरो होती है। ये एक्सप्लॉइट करने के लिए पूरी तरीके से रेडी हैं, किसी को भी ये लोग नहीं छोड़ते हैं। ऐसे लोग ये नहीं देखते कि क्या हो रहा है, हम न्याय कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हम जस्टिस कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये सिर्फ अपना भला देखते हैं। ये अपने एडवांटेज के लिए काम करते हैं, हमारा भला हो जाए, हमारा ही भला हो और किसी का भला ना हो पाए। और सबसे इंपॉर्टेंटली नंबर 10 पे, ये ह्यूमन वीकनेस को एक्सप्लॉइट करते हैं। हम क्या इमेजिन करते हैं, जब कोई वीक है तो हमें कोई प्यार बांटे, हमारे पास कोई आए, हमारे पास कोई बैठे। लेकिन ये क्या करेंगे, तुम्हारे पास ज़रूर आएंगे, दिखाएंगे वही फेस, वो मुखौटा है, मास्क पहन के बैठेंगे, बोलेंगे क्या हुआ बताओ, चलाते हुए क्या हुआ, क्या लग रहा है, ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है। तुम्हारे अंदर से बातें खोदेंगे और फिर वही चीज़ें जो तुम्हारी इनसिक्योरिटीज़ है वही तुम्हारे ऊपर हंटर की तरह बजाएंगे, वही एक्सप्लॉइट करेंगे। तो इनकी साइकोलॉजी होती है कंट्रोल करो, एक्सट्रैक्ट करो इन्फॉर्मेशन और उसी से उसको डिस्ट्रॉय कर दो। बहुत पेरेंट्स इस तरीके के होते हैं अनफॉर्चुनेटली। इंडियन सोसाइटी में क्या, दिस इज़ अ वर्ल्डली फिनोमिना कि पेरेंट्स यही करते हैं, बच्चा परेशान है, अफसोस में है, कोई चीज़ हुई है, उससे निकलवाएंगे क्या हो गया क्या। जहाँ वो निकलवाएंगे वो बच्चा खोल लेगा कि भाई हम तो आपके दोस्त हैं, हम आपसे सब कुछ निकलवा सकते हैं, हम आपसे बैठ के बात करेंगे, हमें तो बताओ। वहाँ भाई फिर हंटर पड़ेगा, वही चीज़ तुम्हारे लिए डिग्रेडिंग हो जाएगी। तो ऑल इन ऑल अभी भी हम ये नहीं कह सकते क्या ये ईविल है, क्योंकि अभी उसका सवाल का जवाब देना बाकी है। बट हाँ, किसी हद तक ये किसी डिग्री तक ईविल हैं। ये मैनिपुलेशन करेंगे, ये सोसाइटल नॉर्म्स को इल्यूजन की तरह दिखाएंगे, ये अपने हिसाब से चीज़ों को मोल्ड करना चाहेंगे, ये सामने वाले के ऊपर पूरा कंट्रोल लाना चाहेंगे, ये गर्दन उड़ाने के लिए 24 घंटे रेडी रहते हैं कि भाई कोई भी आएगा हम उसको ख़त्म कर देंगे, कोई भी आएगा हम उसको गुलाम बना लेंगे अपना, हम उसको मैनिपुलेट कर देंगे, हम उसको कंट्रोल कर पाएंगे, लेकिन हम एक अच्छा फेस रखेंगे सामने। तो दैट इज़ अ वेरी बिग साइन ऑफ अ पर्सन जिसका पर्सनैलिटी माकियावेलिनिज्म है। अब विद दैट बीइंग सेड, यहाँ पे 2 साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कहा हमने माकियावेलिनिज्म को तो समझ लिया, लेकिन अब हमें जवाब देना है कि माकियावेलिनिज्म को समझ के उसमें सही में लोग ईविल हैं, सही में लोगों के अंदर बदमौसी है, उसको कैसे समझे। अब भाई चलते फिरते हर किसी को नहीं बोल देंगे ना भाई ये ईविल, ये बदमाश है, ये कलेशी आ रहा है, ये गलत है। कंपैरिजन होना ज़रूरी है ना। जब तक एक चीज़ का दूसरी चीज़ से कंपैरिजन नहीं होगा, या कोई ऐसी कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगी माकियावेलिनिज्म के अगल बगल जिससे हम कंपैरिजन करके ये बता पाएंगे माकियावेलिनिज्म में डिग्री या इंटेंसिटी ऑफ इविलनेस कितनी है। और इसी से आया इन लोगों का कॉन्सेप्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ डार्क ट्रायड।
अब ये कॉन्सेप्ट क्लिनिकल नहीं है, एक सब क्लिनिकल लेवल है ये टेस्ट करने का कि इंसान कितना ईविल है। अब सब क्लिनिकल में फ़र्क ये है कि तो सब क्लिनिकल लेवल क्या होता है? सब क्लिनिकल लेवल इज़ बेसिकली एक बहुत छोटे अमाउंट में, नॉन ट्रेसेबल अमाउंट में आपके अंदर ये सब पर्सनालिटी ट्रेस एग्जिस्ट कर रही हैं। और क्लिनिकल लेवल मतलब कि उसकी जांच पड़ताल की अब ज़रूरत है। सब क्लिनिकल ये भी हो गया कि भाई नॉर्मली आपने ऑनलाइन टेस्ट ले लिया, ये ले लिया, पता लग गया, इट्स नॉट वेरी सीरियस, साइकोलॉजिस्ट ने बोल दिया हाँ हो सकता है ये है। बट क्लिनिकल लेवल इस पूरे फुल फ्लेजेड टेस्ट के साथ आपको ये क्लेम किया जाता है कि आपको ये चीज़ है ना। जब कोई मर्डर करता है टेड बंडी जैसे केसेस में, तो उनको क्लिनिकल लेवल पे ये सब चीज़ें होती हैं, जिसको कोर्ट भी ऑर्डर निकालता है, कोर्ट ऑर्डर पास करता है कि इनका क्लिनिकल ट्रायल्स होने चाहिए, जिससे पता लगे कि ये कौन से स्पेक्ट्रम में बिलोंग करता है। द डार्क ट्रायड में 3 चीज़ें होती हैं। एक तो माकियावेलिज्म है ही बीच में, उसके एक तरफ होता है नार्सिसिज्म और उसके एक तरफ होता है साइकोपैथी। यहाँ पे कहानी लेते हैं 3 दोस्तों की कहानी, जो अपनी कंपनी इतनी इंजॉय करते थे, एक दूसरे की कंपनी, कि एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाते थे। और एट द एंड ऑफ द डे कैसे वो अलग हो गए, तीनों अलग हो गए और उनकी लाइफ के एकदम बुरे लग गए। अगर नहीं लगे तो क्यों नहीं लगे, और क्या हुआ, बैडेस्ट मैनर पॉसिबल में उनकी लाइफ एंड हुई। तो देखते हैं कहानी क्या है। 3 दोस्त थे एक शहर छपरा में, ठीक है, जेठालाल, चंपकलाल और गड़ा। वैसे ये एक इंसान है बट हमने इनको तीनों को अलग अलग कर दिया। जेठालाल वॉज अ नार्सिसिस्ट। वो चाहता था कि मैं सेंटर ऑफ अटेंशन रहूं, वो चाहता था मेरा ग्रुप मेरे आसपास इवॉल्व करे, वो चाहता था कि मैं अपनी खुशियाँ पहले, मेरी रिकग्निशन पहले हो, मेरे को लोग पहले पूछें, दूसरों का क्या हो रहा है मुझे उससे मतलब नहीं, मेरे को पहले पूछे। चंपकलाल वॉज अ माकियावेलियन, और ये हमेशा 2 कदम आगे रहने की कोशिश करता था। ये दूसरों को मैनिपुलेट करता था, एक मुखौटा पहन के आता था। और चंपकलाल का सीन ऐसा था कि भाई मुझे तो अगर मैं पावर में आ गया तो अपनी पावर में रहना है, मैं नहीं चाहता कि मेरे हिडन मोटिव्स कोई समझ पाए। तो ये था माकियावेलियन पर्सनालिटी चंपकलाल की। अब यहाँ पे आया गड़ा वॉज अ साइकोपैथ। वो फियरलेस था, भाई हम कर देंगे, फाड़ देंगे, फोड़ देंगे, उसको फ़र्क नहीं पड़ता था कोई अगर उसके मूव्स जान भी लें। वो एकदम सोचता नहीं था कुछ भी करने से पहले, वो मॉरल ऑब्लिगेशंस नहीं रखता था, वो क्योस क्रिएट करना था, जहाँ जाता था हल्ला हल्ला करना शुरू कर देता था, तोड़ फाड़ चीज़ें फोड़नी फाड़नी। बट ये तीनों काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। अब इन तीनों का है एक बिजनेस आइडिया। भाई ऐसा कैसे हो सकता है, 3 दोस्त हैं, साथ हैं, बिजनेस आइडिया तो आना ही पड़ेगा। गड़ा ने कहा कि भाई साहब, जो साइकोपैथ था, गड़ा ने कहा चलो एक क्लब शुरू करते हैं, एक्सक्लूसिव क्लब, लोग आएंगे ऐसे ऐसे, वीकेंड्स पे क्लब रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे जेठालाल ने, जो कि एक नार्सिसिस्ट था, उसने एक अपॉर्चुनिटी देखी कि मेरे को यहाँ पे अपनी इमेज बनानी है, भाई मुझे अपनी इज्जत बनानी है, मुझे सेंटर ऑफ अटेंशन रहना है। और चंपकलाल ने यहाँ पे एक पावर डायनामिक समझा कि भाई यहाँ पे मैं तो कंट्रोल करूँगा, जिसको अपनी इमेज बनानी है बनाए, जिसको क्लब खोलना है खोले, मेरे को तो सबके ऊपर दादागिरी करनी है, मैं तो छुप के दादागिरी करूँगा। और गड़ा ने बोला क्लब खोलेंगे और क्विक मनी बनाएंगे, एड्रेनलिन कुछ भी बेच दूंगा मैं, गांजा गुंजा कुछ भी बेचूंगा, बस जल्दी से पैसा बनाना है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्या रूल है क्या रेगुलेशन है, पैसा बनाने से मतलब होना चाहिए। अब आया यहाँ पे इन लोगों का डाउनफॉल। सब एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने लग गए। भाई यहाँ पे हमारे जेठालाल आए, बोलने लग गए भाई मुझे अटेंशन, मैंने ये सब शुरू किया, मैंने ये सब बनाया। गड़ा बोलता है तूने कैसे शुरू कर दिया भाई, ऐसे तूने शुरू कर दिया, ये सब डाला मैंने, पैसा मैंने लगाया। और इधर बीच अपने यहाँ पे चंपकलाल बैठ के मिठाई खाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि इन दोनों ने देख लिया कि भाई ये हम लड़ रहे हैं, ये मिठाई खा रहा है। तीनों के बीच में बहुत झगड़ा हुआ और फाइनली एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम डालते डालते इनका धंधा हो गया बंद। आफ्टरमाथ कि भाई अपने जो जेठालाल थे, जो कि एक नार्सिसिस्ट थे, उन्होंने एक अपना अकाउंट खोल लिया इंस्टाग्राम के ऊपर, नाच नूच करके अपने को बिकॉज ही वांटेड टू बी द सेंटर ऑफ अटेंशन। उसे किया वो टिकटॉक विकटॉक बना के, इंस्टाग्राम रील वील बना के अपनी लोनलीनेस को मारता था। चंपकलाल उसने एक कॉर्पोरेट कंपनी ज्वाइन कर ली और मैनिपुलेट कर करके एम्प्लॉयज़ को, बॉसेस को, वो धीरे धीरे अप द कॉर्पोरेट लैडर चढ़ता गया। लेकिन एक दिन वो एक्सपोज हो गया भाई साहब, उसको नौकरी से निकाल दिया गया। गड़ा तो उसको तो जल्दी पैसा चाहिए था, उसको रूल्स रेगुलेशन से कोई मतलब नहीं था, गांजा गुंजा बेचा, पुलिस ने पकड़ा, शायद पकड़ा गया नहीं पकड़ा गया, अभी भी वो अंडरग्राउंड चल रहा है इधर उधर कहीं, है ना, असली में ज़मीन के नीचे नहीं, मतलब छुप गया, बाहर नहीं निकल पाता। तो ये तीनों पर्सनैलिटी ट्रेट्स अगर बहुत ज़्यादा होंगे तो इंसान का हश्र इस तरीके से आएगा ही आएगा। अब यहाँ पे डार्क ट्रायड है क्या, इसको और ज़रा डेप्थ में थोड़ा सा समझ लेते हैं स्लाइड में। मेन जो होते हैं, स्टडी शो दैट मेन
ज़्यादातर होते हैं डार्कर दैन वेमेन, उनका डार्क साइड ज़्यादा ओवरवेलमिंग होता है दैन वेमेन। और ये क्यों कल्परेट बन जाते हैं, मेन क्यों कल्परेट बन जाते हैं, इसलिए बिकॉज इनके जो दिमाग में आइडियोलॉजी होती है ऑफ मैस्कुलैनिटी, और मैस्कुलैनिटी की वजह से जो टॉक्सिसिटी आती है, सेक्सिस्ट स्टीरियोटाइप्स आते हैं, उस वजह से वो अपनी डोमिनेंस लगाना चाहते हैं, उस वजह से वो ताकत में आना चाहते हैं, उस वजह से वो हर इकोसिस्टम में, बीट ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, लोगों को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करना चाहते हैं। दैट्स वाई इनके अंदर डार्क ट्रायड की ज़्यादा मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स या ट्रेट्स रहते हैं। और इसका क्या डार्क साइड इफेक्ट होता है डार्क ट्रायड का, विच इज नार्सिसिस्ट और साइकोपैथ्स जो होते हैं वो एंटी सोशल होते हैं, अपने को अलग समझते हैं हम तो रूल्स फॉलो नहीं करेंगे, हमको रूल्स से कोई मतलब नहीं, हम हट के रहेंगे, हम अपने रूल्स खुद बनाएंगे। माकियावेलियंस क्या करते हैं, वो बायसनेस रखते हैं रेशियल ग्रुप्स के, ये है, ये इस ग्रुप का, ये इस कम्युनिटी का है, हम इस कम्युनिटी के, हमारी कम्युनिटी बेटर है, हमारी फिलॉसफी बेटर है, हमारा स्कूल ऑफ थॉट बेटर है, ये वो है, वो ये, जिससे वो हायरार्की सोसाइटी में मेंटेन करके रख पाए। दिस इज व्हाट माकियावेलियंस डू। और ये जो तीनों ट्रेट हैं, ये एक ही प्यार इनका कॉमन प्यार है, विच इज डोमिनेंस और पावर स्ट्रक्चर में अपनी एक सॉलिड होल्डिंग लाना। कुछ भी करा लो, कुछ भी कह लो, इनको बस पावर अटेन करनी है। अब कोई माकियावेलियन उस पावर को मैनिपुलेटिव तरीके से अपनाना चाहता है, तुम्हारा साइकोपैथ जो होता है वो डायरेक्टली उसको अपनाना चाहता है, नार्सिसिस्ट जो होता है रो रो के अपनाना चाहता है, बट तीनों को पावर अटेन करनी है। अब लोग डार्क ट्रायड की तरफ पहुंचते कैसे हैं, बनते कैसे हैं वो इन पर्सनैलिटी ट्रेट्स में। अगर हम साइकोपैथी या नार्सिसिज्म की बात करें तो इसमें जेनेटिक्स का थोड़ा रोल रहता है, और बहुत केसेस में मेजॉरिटी रोल भी जेनेटिक्स का रहता है, बट माकियावेलियनिज्म इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द सराउंडिंग्स। क्या आपकी अपब्रिंगिंग है, कहाँ आप पैदा हुए हो, क्या आपका कल्चर है, किस तरीके से आपका माइंडसेट चलता है, उस वजह से आप माकियावेली हो वो साबित करता है। और बचपन में कोई ऐसे ट्रॉमेटिक इवेंट्स या बचपन में ऐसे इन्वायरमेंट जो कि सही नहीं कहलाए जा सकते हैं, माँ बाप के बीच में झगड़ा, जॉइंट फैमिली में झगड़ा, या बच्चे के साथ ही कुछ गलत काम, मारपीट किया गया या सेक्सुअल अब्यूज़ किया गया बचपन में, वो आगे जाते जाते इन ट्रेट्स को बाहर निकालने में, तराशने में बहुत ज़्यादा कारगर होती है। अगर माँ बाप का झगड़ा होता है तो बच्चा, ऐसा नहीं कि साइकोपैथ ही निकलेगा, लेकिन अगर बच्चे के साथ गलत किया गया है ना, मतलब माँ बाप अगर झगड़ा कर रहे हैं, बच्चा देखता है माँ बाप झगड़ा कर रहे हैं, तो नार्सिसिस्ट निकल सकता है बच्चा, मैकियावेलियन निकल सकता है। बट अगर बच्चे के साथ ही अब्यूज़ हुआ है तो वो सप्रेस हो जाता है अनकॉन्शियस में, वो बाद में जाके उम्र के साथ निकलता है, जो साइकोपैथी में सबसे ज़्यादा शामिल रहता है। ये ट्रेट्स जो हैं ज़्यादातर सब क्लिनिकल रहती हैं, मतलब इसकी टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं होती, मतलब ऐसे हाई लेवल पे जो कि मैंने अभी बताया था, सब क्लिनिकल के बीच में डिफरेंस की, ये बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग नहीं होती। इंसान एक नॉर्मल लाइफ इसके साथ जी सकता है, ये नहीं कि ज़िंदगी बदल दी या ज़िंदगी ख़राब कर दी, बट कुछ ज़्यादा ही कभी इंसान की डार्क टेंडेंसीज ओवर पावर कर जाती हैं, तो रिलेशनशिप, करियर, इनकी वाट ज़रूर लग जाती है। और अगर किसी के अंदर ये डार्क पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं तो उनके रिलेशनशिप कभी काम नहीं करते हैं, डिसएग्रीमेंट्स आते हैं, झगड़े होते हैं, और मैनिपुलेशन तो होती है, जिस वजह से मोस्ट ऑफ देयर रिलेशनशिप्स फेल। तो डार्क ट्रायड को अगर आप समझ लोगे तो ये नहीं है आप एक सुपर विलन बन जाओगे, बट हाँ थोड़ी लाइफ में दिक्कतें आ सकती हैं। तो टू टॉप इट ऑल ऑफ, हर इंसान के अंदर इसका एक ना एक पर्सनैलिटी ट्रेट हल्का सा ज़्यादा होता है, हल्का सा कम होता है। मैंने सोचा कि मैं भी अपना टेस्ट लूँ, ऑनलाइन टेस्ट एग्जिस्ट करते हैं, बट आई मीन लेट्स कीप इट फॉर सम अदर डे। और अच्छा, वैसे लेट मी नो अगर तुम चाहते हो कि मैं एक वीडियो के लाइव एक टेस्ट लूँ, वीडियो बनाते हुए, मतलब मैं लाइव नहीं हूँगा, वीडियो बनाते हुए लूँगा, मतलब वीडियो लाइव होगा। आई मीन यू गेट द पॉइंट मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बट इसका लिंक मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है डिस्क्रिप्शन में, ये भी आप देख सकते हो टेक्स्ट में, आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं जाके, अगर इफ़ यू वांट टू टेक द टेस्ट यू मे टेक द टेस्ट। सो आगे अपने आप को सिग्मा, अल्ट्रा, मेगा, गीगा चैट बुलाने से पहले 10 बार सोच लेना कि भाई साहब ये तो तुम अपने आप को बुला रहे हो, लेकिन हो सकता है तुम आगे जाके कोई बहुत बड़ा ईविल कांड करने वाले हो, तो थिंक ट्वाइस, हु नोज द फ्यूचर, कुछ भी हो सकता है भाई। तब तक के लिए लास्ट वीडियो था ऑफ द ईयर 2024, कल मोस्ट प्रॉब्ली अपलोड 31 को ही अपलोड हो गया होगा, है ना। तब तक के लिए हम मिलते हैं 2025 के किसी अगले लेक्चर में। गूगल फॉर्म भर देना भाई, 2025 इज़ गोना बी एन इंटरेस्टिंग ईयर, टू द मून भाई, टू द मून। चलो भैया निकल लो अब।